स्टूडेंट्स, मैं आपको आज की वीडियो में वेलकम करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बताऊंगा। इससे पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं उनमें मुझे आपका रिस्पांस इंतहाई पॉजिटिव लगा है। आपने बहुत ज़्यादा वीडियोस को लाइक किया है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे जो कंप्लेन सामने आई है वो ये है कि स्टूडेंट्स जो है उनको लेक्चर की समझ तो आ रही है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चल रहा कि उन्होंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीज़ों को याद करना है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में इस कमी को भी पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जब तक दुनिया में नहीं आया था उस वक्त तक दुनिया में क्या हो रहा था। क्या उस वक्त तक दुनिया में यूनिट्स इस्तेमाल नहीं हो रहे थे? ऐसा नहीं है, इससे पहले भी दुनिया में यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे थे, और बल्कि बहुत ज़्यादा यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे थे। एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए की मेजरमेंट के लिए मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ यूनिट्स थे। मिसाल के तौर पे देखें तो लेंथ को अगर मेजरमेंट की बात करें तो किसी मुल्क में फुट इस्तेमाल होता था लेंथ की मेजरमेंट के लिए, किसी और मुल्क में जो है मीटर भी इस्तेमाल हो जाता था लेंथ की मेजरमेंट के लिए। इसके साथ साथ यार्ड, सेंटीमीटर, मुख्तलिफ पैमाने इस्तेमाल हो रहे थे। इन मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स का, मुख्तलिफ पैमानों का नुकसान क्या हो रहा था और हमें क्यों ये ज़रूरी था कि हम एक सिस्टम पे आते, पूरी दुनिया एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे एग्री करते। इसकी ज़रूरत इसलिए थी कि एक तो पूरी दुनिया के दरमियान ट्रेड होनी थी, तजारत के लिए ये ज़्यादा मौजू होता है कि मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो एक ही हो। अगर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होगा तो तजारत में कम्प्लिकेशंस आती हैं, हो तो जाती है लेकिन प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा ये था कि अगर पूरी दुनिया साइंस के मैदान में एक साथ आगे बढ़ना चाहती थी तो इसके लिए भी ज़रूरी था कि पूरी दुनिया में सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो सेम हो। ये नहीं है कि एकदम से ये डेवलप हो गया। इसकी आगाज़ जो है वो 1875 के राउंड अबाउट से हुआ, और 1960 में जो इंटरनेशनल कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने फाइनलाइज किया है इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को, जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, जो हम इस बुक में स्टडी करेंगे। और अभी तक उसमें कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं आई, माइनर चेंजेस उसके बाद आई हैं, लेकिन वो हमारी जो है वो जो इस टॉपिक का मौजू नहीं होंगी। हम सिर्फ उसी को कवर करेंगे जो बुक में बताया गया है। सबसे पहले हम बेस यूनिट्स को स्टडी करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में बेस क्वांटिटीज़ को स्टडी किया था और हमने देखा था कि ये 7 क्वांटिटीज़ जो हैं ये बेस क्वांटिटीज़। इनके जो यूनिट्स होंगे उनको हम बेस यूनिट्स कहेंगे, और डेफिनेशन वाइज भी हम कह सकते हैं द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। चूँकि ये डेफिनेशन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट में लिखा हुआ है। आगे भी जो चीज़ ब्लैक एंड वाइट में आपको नज़र आएगी उसको आपने एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट समझ के याद रखना है। बेस यूनिट्स की बात करें सिस्टम इंटरनेशनल के लिहाज से, तो पहली बेस क्वांटिटी है लेंथ। इसका सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है मीटर, और मीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल है स्मॉल m। मास का यूनिट किलोग्राम, इसका सिंबल kg है। एमसीक्यू के लिहाज से याद रखें कि ये वाहिद यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में जिसके साथ प्रीफिक्स आता है। मकसद ये कि किलोग्राम जो है वो मास का ऐसा यूनिट है। हालांकि मीटर के साथ भी किलो लगा के किलोमीटर बनाया जा सकता है, लेकिन लेंथ में यूनिट मीटर है, जबकि मास में ग्राम नहीं है, किलोग्राम है। टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड है, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करता है, लोगों को लगता है कि कूलम जो है वो बेसिक यूनिट होना चाहिए, करंट जो है वो ड्राइव्ड यूनिट होना चाहिए, लेकिन प्रीवियस वीडियो में मैंने उसकी रीज़न आपको बड़ी डिटेल से बताई थी। आपने इसको याद रखना है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना। इस पर आप कंफ्यूज होंगे, यहाँ से अक्सर एमसीक्यूज स्टूडेंट्स का गलत हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका यूनिट एम्पेयर होगा और इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, इसका जो इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट है वो है केल्विन, और इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को का यूनिट है कैंडेला, स्मॉल सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट है मोल। ये वही वाला मोल है जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। जैसे आपने देखा था 2 मोल हाइड्रोजन के लेके 1 मोल ऑक्सीजन का लेके आपने पानी बनाया था, तो ये वही मोल है जिसमें 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 एटम्स होते हैं। और जब इसका सिंबल लेंगे तो साथ सिर्फ ई नहीं आएगा, बाकी सारा यूनिट उसी तरह रहेगा। अब आ जाए नेक्स्ट क्वांटिटी पे जो है ड्राइव्ड यूनिट्स। जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, जो कि बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, लामुतनाही हो सकती हैं, उनके यूनिट्स को हम ड्राइव्ड यूनिट्स का नाम देते हैं। ये डेफिनेशन भी ब्लैक एंड वाइट में लिखी गई है क्योंकि आपने तैयार करनी है। अब इसमें सबसे पहले आपके पास एरिया है। एरिया एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। इसका यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले एरिया का फार्मूला देखें, किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ के। तो यूनिट लेने के लिए लेंथ का यूनिट मीटर, विड्थ का यूनिट मीटर, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया, मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया का यूनिट आ गया। वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यूनिट निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर,
टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट आ गया। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल से बता रहा हूँ। मोमेंटम इसका यूनिट होता है मैस इसका फार्मूला होता है मोमेंटम का मैस इंटू वेलोसिटी। यूनिट निकालने के लिए मैस का यूनिट किलोग्राम आ गया, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, तो ये आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड मोमेंटम का यूनिट बन गया। एक्सेलरेशन पे आ जाएं, फार्मूला है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का वही यूनिट होगा जो वेलोसिटी का है, और ये जो सूल है ये तमाम क्वांटिटीज़ पे अप्लाई होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट वेलोसिटी वाला यानी कि मीटर पर सेकंड होगा, टाइम का यूनिट सेकंड नीचे रखें, पर सेकंड को फिर सेकंड से डिवाइड करेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाए। फोर्स फार्मूला है F इक्वल टू एम ए न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक। यूनिट के लिए मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, जिसको कॉमनली हम न्यूटन का नाम देते हैं। वर्क का फार्मूला होता है W इक्वल टू एफ डी। यूनिट निकालने के लिए फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, ये आपके पास न्यूटन मीटर आ जाएगा, जिसको कॉमनली हम जॉल का नाम देते हैं। और अगर बेसिक यूनिट्स में देखें न्यूटन की ये वाली वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट बनेगा वर्क का। उसके बाद पावर पे आ जाएं, पावर वर्क ओवर टाइम के इक्वल होती है। वर्क का यूनिट जॉल, टाइम का यूनिट सेकंड, और ये जॉल पर सेकंड आ गया। जॉल पर सेकंड को हम कॉमनली वाट भी कह देते हैं, लेकिन अगर जॉल की ये वाली वैल्यू अगर आप अंदर पुट करते तो ये आपके पास आना था किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। उसी तरह प्रेशर है फोर्स ओवर एरिया के इक्वल होता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको कॉमनली हम पास्कल कहते हैं। अगर न्यूटन की ये वाली वैल्यू यहाँ से आके उठा के पुट करेंगे इस फार्मूले में तो आपके पास बनेगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज है, करंट और टाइम का प्रोडक्ट के इक्वल होता है, कितना करंट कितने टाइम के लिए फ्लो किया है, और यूनिट इसका होता है एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड्स, तो ये एम्पियर सेकंड बन जाएगा, जिसको हम कॉमनली कूलम का नाम देते हैं। अब हम आ जाते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे। ये वो यूनिट्स हैं जिनके बारे में इंटरनेशनल कमेटी ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया कि ये बेस यूनिट्स हैं या ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। दोनों में ही शामिल नहीं है, दोनों के दरमियान है, इसलिए इनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। जैसे आप देखें ना, आप पेपर देते हैं, बाद स्टूडेंट्स तो वो कुछ पास हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, और कुछ की सप्ली आ जाती है। यानी सप्ली का मतलब होता है कि ना वो पास है ना फेल है, इन बिटवीन है। उसी तरह सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो होते हैं ये भी जो है बेस और ड्राइव्ड यूनिट्स के दरमियान में समझे जाते हैं। इसमें दो क्वांटिटीज़ शामिल हैं, दोनों ही ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन से हैं? एक इसमें यूनिट है रेडियन और दूसरा है स्टेरेडियन। रेडियन के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा। रेडियन जो है ये प्लेन एंगल का यूनिट है, जिसको सादा लफ्ज़ों में आप एंगल कहते हैं, और स्टेरेडियन एक नया एंगल है जो आपने मैट्रिक में नहीं पढ़ा, इसको सॉलिड एंगल कहते हैं। इसको भी देखते हैं आगे जाके। सबसे पहले हम रेडियन की बात कर लेते हैं, जो आप मैट्रिक में पढ़ के आए हैं, आसान है। इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, ये नीचे ये इसकी डायग्राम है, मैं डायग्राम से बता देता हूँ, इंग्लिश में आपने खुद इसको याद कर लेना है, ब्लैक एंड वाइट में लिखा हुआ है याद करने के लिए। कि जब आपके पास एक सर्कल है, आपने उसके सेंटर से एक लाइन यहाँ तक खींची है, ये एक रेडियल सेगमेंट हो गया, और एक सेंटर से लाइन इस तरह इधर तक खींची, ये भी दूसरा रेडियल सेगमेंट हो गया। अब आपको पता है कि सर्कल के दोनों रेडियल सेगमेंट्स हमेशा बराबर होते हैं, ये सर्कल की डेफिनेशन है। ये आर है तो ये भी आर है। अगर ये दोनों इस तरह बनाएं हम, इनका दरमियान इतना का एंगल हो आपस में कि ये जो सर्कल के ऊपर आपको ब्लू कलर की आर्क नज़र आ रही है, इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से इस पाथ का, वो भी उतना ही हो, आर के बराबर हो, जितना इन दोनों रेडियल सेगमेंट्स का साइज है। जितना सर्कल का रेडियस है उतनी ही सर्कल पे आर्क कट हो रही है। तो इस सूरत में एंगल जो है वो सेंटर पे 1 रेडियन होगा। याद रखेंगे ये मैं सर्कुलर आर्क की बात कर रहा हूँ, ब्लू कलर की लाइन की बात कर रहा हूँ, रेड कलर की लाइन की बात नहीं मैं कर रहा। रेड कलर की लाइन मैंने इसलिए बताई है कि आपको बनाई है कि यहाँ पे कि ये याद रखेंगे ये स्ट्रेट लेंथ बराबर नहीं होनी, ये जो थोड़ी सी टेढ़ी लेंथ है, गोल लेंथ है, ये बराबर होनी है इन दोनों की। तो इस सूरत में एंगल जो है वो 1 रेडियन होगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ जाएं, दूसरे है स्टेरेडियन। ये सॉलिड एंगल का यूनिट है। सॉलिड एंगल जो है वो स्फीयर के अंदर बनता है। स्फीयर क्या होता है? जो तरबूज की तरह हर तरफ से गोल होता है। तो असल में ये जो चीज़ नज़र आ रही है आपको, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, इसको 2D में बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या है कि आपके पास जो है वो एक तरबूज था, आपने उसके सेंटर से एक पीस बाहर निकाला है, जिसको सादा लफ्ज़ों में हम पंजाबी में कहते हैं डक्की निकाली। और वो जो पीस आप निकालेंगे
उसके ऊपर यहाँ पे सरफेस पे कुछ एरिया आएगा जिसकी बात कर रहे हैं। तो सॉलिड एंगल जो है, अगर इसको सही सेंस में देखें तो ये कुछ इस तरह की चीज़ है, शायद आपको यहाँ पे ना सही समझ आ रही हो कि ये कोन की फॉर्म में है। इस तरह से सर्कल के अंदर से पीस निकाला है आपने, सॉरी स्फीयर के अंदर से एक पीस निकाला है जो हर तरफ से गोलता। तरबूज के अंदर से समझे एक डक्की निकाली है। आजकल तरबूज का मौसम नहीं तो मैं आपको निकाल के दिखा देता। तो ये जो है, ये इसके अंदर देखें तो ये कोन बन रही। अब ये देखें, ये फैल रही है। इस इधर से देखें तो ये एक नुक्ता है, सिर्फ इधर से ये इधर को भी फैल रही है और इस तरफ को भी फैल रही है। तो ये दोनों तरफ को फैल रही है और इस तरह का एंगल जो है ये सॉलिड एंगल होता है। और इसका यूनिट जो है वो 1 स्टेरेडियन कब होगा, जब हम इस तरह करें कि ये जो यहाँ पे सरफेस के ऊपर एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया, यानी यहाँ पे ये जो कोन है आपके पास, इसमें ये वाला एरिया जो है, ये जो फासला होगा इसका, ये आर इसके स्क्वायर के बराबर हो जाए। यानी ये फासला जो है यहाँ से, ये फासला यहाँ पे नज़र आ रहा है ये वाला, इसका स्क्वायर जो है वो इस एरिया के बराबर होगा जब, तो फिर आप कहेंगे कि ये जो एंगल है पूरा सॉलिड एंगल। अब आपको पता है ये सॉलिड फिगर है, पेज में यहाँ पे मैंने खानापुरी तो कर दी है लेकिन सही नज़र आपको यहीं पे आ रही है सॉलिड फिगर। तो ये जो एंगल होगा इसको हम 1 स्टेरेडियन कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।